ये सारे स्केलेटन मसल जो है, ये सारे मसल जो है वहाँ पे जो सिनैप्स वाला एरिया है ना, फाइबर और मसल के बीच वहाँ पे भी ये ट्रू कोलिनेस्टेरेज एंजाइम। तो ट्रू कोलिनेस्टेरेज एंजाइम बचाने के लिए कहाँ कहाँ मिलेगा? जनरली नॉर्मल न्यूरॉन्स करने वाले पहले अदर देन ये सारे जितने कुछ ऐसा प्री गैंग्लियन ज्यादातर साबुन महंगे थे नॉर्मल न्यूरॉन्स तब दांत के अंदर का स्वदेशी जाग उठा। इन्होंने आरबीसी में प्रेजेंट होता है और एक और लोकेशन है एनएच। ऐसे 1920 में लॉन्च हुआ मार्गो। अब ये जो ट्रू कोलिनेस्टेरेज है स्किन प्रॉब्लम को क्लियर कर ये रैपिडली लेकिन इसका असली मकसद साबुन बनाना था ही नहीं। हाइड्रोलाइज करेगा स्मार्टेस्ट बिजनेस स्टोरी मार्गो से प्रॉफिट बनाने के बजाय इसका प्लान ACH2 यानी एसिटाइलकोलिन मार्गो को हमेशा ऑफरेबल प्राइस पे ही रखा और इसका नाम मिथाकोलिन। सोचा भी नहीं था। इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि जब 1965 में नाथ का डेथ हुआ तब तक मार्गो ये हार्ट सबसे पॉपुलर साबुन बन चुका था। इसकी लॉयल फॉलोइंग आज तक बनी हुई है। मिलते हैं आप जो मालिक इसको जीरो बैठ के इसकी लोग रेट करना चाहते थे ऊपर नहीं सिर्फ एक गोली की कटाना मनोज आप सप्लीट में बॉडी से बाहर दे सकते हैं। ये ड्रग इसको भी $10 बहुत की तेजी से कटाना। ये एंजाइम ब्रो पेटा ये टूट गई। $100 की कटाना। ये जो एंजाइम है क्या ये इन दोनों पे बहुत अच्छा से ये भाई $1,000 की कटाना। दूसरा जो कैटेगरी है नहीं ना दूसरा ये टाइप बवाल है। $50,000 की कटाना। सब्सक्राइब करो अगर चारों काटूंगा, लाइक करो अगर नहीं। कोलिन एस्टरेज सिर्फ $1 की कटाना। जिसका एक और नाम है हाँ बेकार है। $10 की कटाना। ब्रो ये टूट गई। ल्यूटेराइल $100 की कटाना। ठीक है ल्यूटेराइल DYRY है $1,000 की कटाना। ल्यूटेराइल ना ये कोलिन बवाल है। एस्टरेज $50,000 की कटाना। सब्सक्राइब करो अगर चारों दो नाम काटूंगा, से एंजाइम लाइक करो अगर ये जो नहीं। एंजाइम है ये जनरली प्रेजेंट रहता है प्लाज्मा सिर्फ $1 की कटाना। लिवर बेकार है। $10 की कटाना। ब्रो ग्लियल ये सेल टूट गई। $100 की कटाना। ठीक ये जो एंजाइम है ये एक्चुअली एक्ट यानी काम करेगा एक्ट ऑन 5 वैरायटी ऑफ एस्टर इंक्लूडिंग ACH जो कि स्लो काम करेगा उसके ऊपर ठीक but does not hydrolyze methacholine. अच्छा यहाँ एक पॉइंट समझने वाला बात है। ये एंजाइम को सूडो कहा गया। जनरली सूडो मतलब होता क्या? फॉल्स। एक क्वेश्चन आया जापान में आया सूडो कोलिनेस्टेरेज का जो नाम क्यों ये पड़ा इसलिए एक्चुअली में है ये कोलिनेस्टेरेज लिखा हुआ है बट अब आगे लिखा हुआ सूडो। जनरली कोलिनेस्टेरेज क्या करते हैं एसिटाइलकोलिन को तुरंत ब्रेक डाउन करते हैं जहां एसिटाइलकोलिन लिखा बट ये जो ड्रग है ये जो एंजाइम है ये एसिटाइलकोलिन को देखो ब्रेक नहीं कर रहा बहुत स्लो ब्रेक कर रहा है बहुत धीरे इसका हाइड्रोलाइसिस बहुत स्लो करता है ब्रेक डाउन बहुत धीरे करता है और मिथाकोलिन जो ड्रग है जिनोबैटिक उसको तो करता ही नहीं इसकी वजह से ये जो एंजाइम है इसका ये है कोलिनेस्टेरेज नाम दिया है बट ये काम करता ही नहीं इसका स्लो और जनरली ये कोलिनेस्टेरेज है बट ये एस्टरिफिकेशन यानी एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर वाले जितने भी कंपाउंड बॉडी में दिखे कोई भी ड्रग या सॉफ्ट ड्रग हो या हार्ड उसको ब्रेक करता है रादर देन एसिटाइलकोलिन या मिथाकोलिन। ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से इसको सूडो कोलिन एस्टरेज भी कहते हैं।
याद रखना ये बात गाइस, ठीक है, इससे सूडो नाम पड़ा। क्लियर है सबको? सर एक बार और बताइए सर, एक्ट ऑन के बाद क्या लिखा? Act on wide variety of ester, including ACH, acetylcholine, मैकेनिकल स्लो क्योंकि बहुत धीरे काम करता है उसको, और मिथाकोलिन को हाइड्रोलाइज नहीं करता। हम ये कह रहे थे इसको सूडोकोलिन एस्टरेज इसलिए कहा जाता है, ये एसिटाइलकोलिन पे बहुत स्लो काम करता है और मिथाकोलिन पे काम करता ही, ठीक है, एकदम काम, इसी की वजह से इसका नाम सूडोकोलिन एस्टरेज। पीने के लिए इसी के ऑपोजिट ट्रू कोलिन एस्टरेज वो तुरंत ब्रेक डाउन कर देगा एसिटाइलकोलिन और समझ में आ रहा है? बुधवार ने कल ठीक निकल लो लोकेशन देख लो, अलग अलग जगह पे है कल तक ही परसों ये गैंग में आरबीसी में ले तो था कल ना ला तो पापा जाके पूरे ब्लड में घूमता है, पूरे हमारे कल ना दादी ऐसे टीएमएस गए थे तो लीवर में, ठीक है, क्या हुआ? चाकू से मत करो, उस दिन करियो तो चम्मच चम्मच चाहिए ना, चम्मच ला दे विकास। हो डाउन सॉस एक चीज देखते देखो एसिटाइलकोलिन का, अब एसिटाइलकोलिन के ऊपर थोड़ा सा और डिटेल करेंगे हम लोग। ACH अरे है देखो एसिटाइलकोलिन का बॉडी में फंक्शंस क्या क्या है गाइस, ये चीज तो बता दे। फंक्शन ये डायरेक्ट लिंक कर दोगे, मतलब जब ड्रग स्टार्ट करेंगे ना फेंक दियो उसे ये ना लो चलो खा गया। क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट न्यूरोट्रांसमीटर है, तो नो डाउट बॉडी को नॉर्मलाइज करेगा, नॉर्मल रख जाएगा। तो इसका पहला फंक्शन सीवीएस यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, करेक्ट, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इसका क्या रोल रहता है? सीवीएस में भी पहला आएगा अपना हार्ट, तो हार्ट में जनरली एसिटाइलकोलिन है, फेंक दियो सब पे हार्ट में कौन सा रिसेप्टर लगा हुआ है? ऐसे अगर खाए ला देते ही ना पहले जाके देख गैस पे बैठे ले जाकर करके गिरते तो कहाँ जेती हाँ? कौन सा तुम लोग अभी बीटा जा रहे हो, बीटा पढ़ा रहे हो M2 सर, M2 बैठ गया है बीटा अल्फा पूरा दिमाग में, यही लिख के भी आना एग्जाम में, अगर लिखेंगे कि रिसेप्टर क्या है लिख देगा सब बीटा। देखो हार्ट में अपना M2 लगा हुआ, M2 रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो करता है, चलो वो मिल गया मुझे तो स्टोमेट करेगा रिसेप्टर यार ना मिल जाए। पोटेशियम चैनल ओपन करता है, ठीक। अच्छा एक चीज तुमको बता रहे गाइस, तुम लोग रिसेप्टर अगेन मैं वही जा रहा हूँ, रिसेप्टर वो मैं नहीं पढ़ूंगा, डिटेलिंग तुम लोग पढ़ना पड़ेगा। कैल्शियम चैनलों पे तो होना, डीप हाइपरपोलराइजेशन होना, ठीक है, डीपोलराइजेशन होना रिसेप्टर के अंदर चैनल के थ्रू। जीपीसीआर में जितने भी प्रोटीन्स है, जीआई प्रोटीन, जीक्यू प्रोटीन, जीएस प्रोटीन, फिर इस ये प्रोटीन की वजह से IP3 या टैग या एडेनाइन साइक्लिन, ये जितना भी टर्म यूज कर रहा हूँ, नो डाउट बाउंसर में आओ, तो बेटा ये सारे रिसेप्टर में है, ये अगर नहीं पढ़ोगे हम एमओए नहीं पढ़ा पाएंगे, तुमको क्लियर समझा था, पढ़ना पड़ेगा रिसेप्टर। रिसेप्टर्स हम यहाँ भी इतना ही बता रहे हैं कि ड्रग रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है और रिसेप्टर उस ऑर्गन से लगा हुआ ऑर्गन में एक्शन, वो रिसेप्टर में वो क्या रहा है कि वो ऑर्गन स्टिमुलेट हुआ, रिसेप्टर कर क्या रहा है, उसके साथ हुआ क्या, ये पूरा फार्माकोलॉजी में है, पढ़ना इसको अच्छा से, नहीं तो नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओ, इसीलिए
इसलिए मैं यहाँ डिटेल नहीं जा रहा हूँ, तो पढ़ लेना। हार्ट में जब ACH बाइंड करता है, जब धोसा लिया तो ऊपर दोबारा धोसा लिया तो वो खाली और हाथ में अभी खाए मांग रहा है जो आता है तो जो खाना बनाने के लिए नहीं आता है नहीं बनाता। तुम्हारे को समय पे खाली आता है हमारे शुक्रवार को नहीं आता है। तो इसलिए हार्ट है। पॉजिटिव साइन का मतलब बाइंड करना, यानी स्टिमुलेट किया, पॉजिटिव एक्शन, अगोनिस्ट वाला एक्शन। और जहाँ जहाँ तुमको ऐसा बुक सब में दिखेगा पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, फार्माकोलॉजी में भी याद है। पॉजिटिव मतलब स्टिमुलेशन या एगोनिस्ट, नेगेटिव मतलब इनहिबिशन या एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो ACH हार्ट में पॉजिटिव रखता है, साइन देता है, ठीक है, और हार्ट पे लगा रहता है अपना एंड। जैसे होता है क्या क्या चीजें डिक्रीज करता है HR यानी हार्ट रेट का मेडिकल टर्मिनोलॉजी बेरिकार्डियम। क्लास में कराएं। नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट कहते हैं। हार्ट रेट का ही दूसरा मतलब, या साइंटिफिक भाषा बोलो या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलो, उसको क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट कहते हैं हार्ट रेट। अब वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव। और एक और काम करता है हार्ट पे, वो डिक्रीज करता है AV कंडक्शन। AV कंडक्शन यानी AV क्या है? बोलो। आर्टरी से आर्टरी बोल रहे हैं, एट्रियम से वेंट्रिकल तक जो इंपल्स कैरी हो रहा है, ट्रांसफर कर रहा है थ्रू नोडल टिश्यू। कौन कौन से नोडल टिश्यू है हार्ट में? हार्ट का जो बीट हो रहा है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो रहा है, वो एक टिश्यू की वजह से होता है, बॉडी में लगता है। बॉडी बोल रहा है हार्ट के एट्रियम में लगा हुआ है वो टिश्यू, नोडल टिश्यू कहते हैं। बेटा नेचुरल पेसमेकर है वो बॉडी का। क्या बुलाते हैं? करेक्ट, ऐसे नोड जनरेट करता है इंपल्स। ऐसे नोड से कहा जाता है फिर AV नोड। फिर नेक्स्ट बंडल ऑफ हिस। ठीक है, ये पूरा जो कंडक्शन हो रहा है ऐसे नोड से AV, जैसे नोड से बंडल ऑफ हिस, इसमें पूरा हार्ट कवर हो गया। हार्ट के दोनों चारों चेम्बर, दोनों एट्रियम, दोनों वेंट्रिकल, इसलिए इस पूरा चीज को हम कहते हैं AV कंडक्शन। AV कंडक्शन वही लिखा। तो एसिटाइल कोलिन जब M2 से बाइंड करेगा, M2 से AV कंडक्शन यानी सारे नोडल टिश्यू जो चार है, चारों अपना काम घटा, इसका भी एक नाम है नेगेटिव क्रोमोट्रॉपिक। पंखा चालू करना रे, पंखा बंद कर ले काले। ठीक है, तो ये दो काम करता है हार्ट, 3 काम किया जाता है हार्ट। दूसरा जो सीरियस का पार्ट है वो है ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल में कौन सा लगा हुआ है? सबटा अल्फा 1। बोलो। बस बोल गया। कौन सा लगा ब्लड वेसल? अल्फा 1 ये बाबा तुम लोग पागल हो गया यार। मसल में यहाँ पे भी होगा सर, अल्फा बीटा। तुम लोग क्या दिमाग में तुम लोग नहीं काम कर रहा है यार किसी का भी।
कहाँ तुम अल्फा बीटा सिंपैथेटिक सिस्टम पढ़ा रहे हो? मार्क बताओगे सर, आपने तो याद करवाए। अबे तो याद करवाया तो वो सिंपैथेटिक में याद करवाया है, पैरासिम्पैथेटिक अभी पढ़ा रहे हैं। आलू और भालू में अंतर नहीं है तुम लोग को? हैं? भालू और सर देख लो, अपने आप को पता चल जाएगा। बेटा यहाँ एक चीज देखो, स्मूथ मसल कहाँ लिखवाए? लिखवाए कि नहीं लिखवाए कहीं? नहीं लिखवाए सर, नहीं लिखवाए। कहीं नहीं लिखा है। नहीं लिखवाए। ये तो IGIT ट्रैक, ब्लैडर, ब्रोंकस, ये सारा तो स्मूथ मसल है इन लोग का। मेंशन करो, कहीं मेंशन करो उसको। सेल चैप्टर, टिश्यू चैप्टर पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में या HCP में। वहाँ पे अलग अलग टाइप के टिश्यू थे, एपिथेलियल टिश्यू था, ये सब याद, कनेक्टिव टिश्यू था, ये सब याद है? सर कोरोना चल नहीं रहा है। बहुत बढ़िया। तो को यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड में कोरोना था, तो उसमें स्किप हो गया था चैप्टर। बोलना नहीं ना चलेगा बेटा, वो सर मिसयूज नहीं चलेगा। वहाँ मेंशन करो पहले M2 M3 में स्मूथ मसल, और स्मूथ मसल किसका हो? जितना अच्छी है सबका स्मूथ मसल, GIP का, ब्लड वेसल का, एंडोक्राइन ग्लैंड, इस सब में स्मूथ मसल लिखा, सारा स्मूथ मसल जाएगा सब। तो ब्लड वेसल का भी स्मूथ मसल रहता है, वो ब्लड वेसल में प्रेजेंट रहता है M3, ठीक है? याद रखो ध्यान से। और अभी भी कह रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक पढ़ रहे हैं बेटा। अभी रिसेप्टर का बात करेंगे तो मस्कैरिनिक और निकोटिनिक बोलना मेरे को, अल्फा बीटा नहीं। अभी CH है, हेलो इसका कौन आ रहा है? ये ब्लड वेसल, इसके अंदर ब्लड है, ठीक, और इस पे लगा हुआ रिसेप्टर। अच्छा एक और चाहिए, ब्लड वेसल पे भी आते हैं, तो ब्लड वेसल किसका बना हुआ तुमको पता होगा? ब्लड वेसल बना हुआ है एपिथेलियल सेल का, ठीक। एपिथेलियल सेल जो होते हैं, ध्यान से सुनना, एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल। अच्छा एक और एक इसमें पार्ट है, पता होगा ब्लड वेसल का 3 लेयर्स होते हैं, ट्यूनिका इंटरना, मीडिया और एक्सटर्ना, याद है? 3 लेयर होते हैं। लो 100 रुपया लेके आओ, 5 ठो 20 ठो पच्चीस तो होगा, 4 को आएगा ना? 25 का कहाँ देता है? 3 लेयर के होते कितना हैं, देता है वो? 30 देता है क्या? वो कितना देगा? 4 लेर बोले 25 को दे देगा, छोड़ देना मत लेना। ठीक है? चावल उबाल दो, नमक खा लो। जो कि तीनों में से एक लेयर होता है जो स्मूथ मसल वाला लेयर होता है, कौन सा होता है बताओ? मेरा बहुत हेवी चीज ट्यूनिका मीडिया। बोलो। ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया जो होता है वो होता है स्मूथ मसल का लेयर, ठीक है? मीडिया बाहर वाला जो रहता है वो क्या रहता है? एक्सटर्नल। जो भी नहीं पता फिर ये सब बैकग्राउंड चीजें नहीं पढ़ोगे, आपसे पढ़ा नहीं बैठेगा। यहाँ पे एक और लेयर जो रहेगा, ठीक है? अब यही एक लेयर बना, एक लेयर है स्मूथ मसल का, एक और लेयर होता है एंडोथेलियल सेल का, एंडोथेलियल सेल या एपिथेलियल सेल जो चाहे, ठीक। अब एंडोथेलियल सेल या एपिथेलियल सेल जो होता है ना वो बाहर वाला लेयर होता है। ये ब्लड वेसल का बता रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है? ब्लड वेसल का याद रखो।
तो कहने का मतलब है एक ब्लड वेसल को देखोगे तो उसका पहला जो लेयर होगा वो एंडोथेलियल सेल, उसका जो दूसरा लेयर होगा वो रहेगा स्मूथ मसल। ठीक, दूसरा क्लियर। अब ये दो लेयर पे आउटर लेयर हो गया एपिथेलियल सेल का और दूसरा लेयर हो गया स्मूथ मसल। एपिथेलियल सेल या जिसको एंडोथेलियल भी कहते हैं, और दूसरा है स्मूथ मसल। ठीक, अब जब एसिटाइलकोलिन आता है क्योंकि प्लाज्मा में एसिटाइलकोलिन तो घूम रहा है, ब्लड वेसल के पास भी प्रेजेंट रहता है, ब्लड वेसल सिनैप्स के इर्द गिर्द रहते हैं। जब एसिटाइलकोलिन आता है प्लाज्मा में घूमते घूमते तब वो देखता है कि ब्लड वेसल है, ये तुरंत ब्लड वेसल में जो M3 लगा हुआ है और वो M3 कहाँ लगा हुआ है गाइस? M3 इसके ऊपर लगा हुआ है, याद रखना एपिथेलियल सेल के ऊपर M3 रिसेप्टर लगा है यहाँ, ये M3 है। ठीक, अब ये ACH क्या होता है? ये सीधा M3 से जाके बाइंड करेगा, पॉजिटिव बाइंड किया, जैसे M3 से बाइंड करता है, ठीक है, वैसे ही एपिथेलियल सेल या एंडोथेलियल सेल ये चीज रिलीज करता है, ये रिलीज करता है जिसको बोलते हैं हम लोग एंडोथेलियल डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर। एंडोथेलियल डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर, फिर से कह रहा हूं, ACH जैसे M3 रिसेप्टर से बाइंड करेगा, वो M3 प्रेजेंट है एपिथेलियल सेल के ऊपर, उसके सरफेस बाइंड किया, वो M3 वो एपिथेलियल सेल रिलीज करता है एक फैक्टर जिसका नाम है एंडोथेलियल डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर, इसी जिसको शॉर्ट फॉर्म में EDRF कहते हैं। इस EDRF का एक और नाम है NO। ठीक, NO कौन सा कंपाउंड है केमिस्ट्री में? बोलो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहाँ अच्छा, CO किसको बुलाते हैं हम लोग? CO कौन सा कंपाउंड है? कार्बन मोनोऑक्साइड ना, तो उसको कार्बन और ऑक्सीजन बोलोगे? नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रस हेलो क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, EDRF को एक और नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, कहाँ से रिलीज होगा? एपिथेलियल सेल रिलीज। अब जैसे ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है, अच्छा ये रिलीज हुआ, जो अपना एपिथेलियल सेल है वो इसको रिलीज किया, और जैसे रिलीज होता है गाइस, ब्लड वेसल डायलेट करना स्टार्ट होता है, डायलेट करेगा सेल्स के बीच में ना, सेल का समझ लो कि सेल लूज हो जाता है। एपिथेलियल सेल जो एक के बाद एक सेल्स का पूरा चेन होता है, वो चेन लूज होना स्टार्ट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जैसे लूज हो गया ना, तो ब्लड वेसल डायलेट करना स्टार्ट होता है, और जब ब्लड वेसल डायलेट होता है, मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पे देखोगे तो अंदर से इस तरह से ऐसे ब्लड वेसल अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेता है, एक्सटेंड बढ़ जाता है अंदर से। तो जब ब्लड वेसल डायलेट किया उसको वैसोडाइलेशन कहते हैं। अब जब वैसोडाइलेशन होता है यानी ब्लड वेसल डायलेट कर दिया, तो अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा था, ब्लड और उस ब्लड का प्रेशर था, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? लो हो जाए, लो हो जाएगा ना, वही होता है।
ठीक है, तो ये हम पूरा चीज समझा दिए बेटा, इसको लिख लेना। तो ये जैसे ब्लड वेसल पे एक्ट किया तो ये ब्लड वेसल रिलीज करेगा, ये चीज ये रिलीज होता है, पेलिकुलर रिलीज। रिलीज क्या, NO नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या EDR। जैसे ये नाइट्रिक ऑक्साइड या EDR रिलीज होता है फिर होता है वेसोडाइलेशन, और जैसे वेसोडाइलेशन होता है डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। क्लियर है? तो ब्लड वेसल में जब बाइंड करता है बस ये सबको क्लियर? अब देखो तो ये इसका था। दूसरा बात है मतलब नेक्स्ट ऑर्गन ये तो सीरियस ठीक। नेक्स्ट आते हैं स्मूथ। अब बॉडी में जहां जहां स्मूथ मसल है उसका तो स्मूथ मसल में भी M3 लगा हुआ है, ठीक है, मतलब M3 लगा स्मूथ। अब कौन कौन सा स्मूथ मसल का यहाँ पे लिख देना शॉर्ट में, एसेंट ऑफ यानी स्मूथ मसल ऑफ GI ट्रैक्ट पहला, नेक्स्ट यूरिनरी ब्लैडर, नेक्स्ट ब्रोंकाई। ये तीन पे अभी हम लोग फोकस करेंगे। इन तीनों ऑर्गन के स्मूथ मसल, ये तीनों में कॉमन स्मूथ मसल होता है। कॉमन मतलब एक शेयरिंग करना, एक जैसा स्मूथ मसल, जो स्मूथ मसल जैसा उसका कॉम्पोजिशन GI का होगा वैसा यूरिनरी का होगा वैसे ब्रोंकाई। अच्छा, तीनों अलग अलग सिस्टम, एक डाइजेस्टिव, एक रीनल और एक रेस्पिरेटरी, तीनों का लोकेशन अलग अलग, ठीक है, और स्मूथ मसल सेम। अब देखो ध्यान से, पहला इसमें GI पे आता है, GI ट्रैक पे क्या, ठीक, स्टमक में स्टमक हो गया, फिर ये वाला पूरा हिस्सा स्टमक हो गया, ये पूरा इंटेस्टाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब ACH आ रहा है, ये पूरा तो ब्लड वेसल का हर जगह ब्लड वेसल्स प्लाज्मा ये सब प्रेजेंट है, ECF है हर जगह, ACH आया, वो बाइंड किया, अगेन M3 प्रेजेंट है, ठीक है। स्मूथ मसल में इंटेस्टाइन पे स्टमक के स्मूथ मसल में M3 है, वहां पे जाके बाइंड किया, M3 लगा हुआ, ठीक है। लिख लेना इधर पे कहीं पे मेंशन कर लेना M3, ठीक है, M3 से बाइंड। अब जैसे बाइंड करता है क्या क्या चीजें होती है ध्यान से। पहला चीज इंक्रीज करेगा टोन ऑफ द कट, दूसरा इंक्रीज करेगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तीसरा इंक्रीज करेगा GI सिक्रीशन, ठीक है।
फिर से कह रहा हूं, जैसे एसिटाइलकोलिन स्टमक या इंटेस्टाइन ये दोनों से ही बाइंड करेगा। पूरा जीआईटी ट्रैक आ रहा है ना, तो जीआईटी ट्रैक में तो स्टमक और इंटेस्टाइन में भी दोनों स्मॉल और लार्ज, तो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन तीनों में लगा हुआ स्मूथ मसल, तीनों में ही M3, इन तीनों से ही एसीएच बाइंड करेगा। जैसे बाइंड करता है, पहला टोन ऑफ गट, गट मतलब होता है, याद रखना बायोलॉजी या हम लोग एचपी में गट का मतलब होता है स्टमक प्लस इंटेस्टाइन, स्टमक प्लस इंटेस्टाइन इक्वल टू गट, GUT, याद रखना। गट करे कुछ ऑर्गन नहीं होता, इन दोनों का कॉम्बिनेशन गट। तो टोन ऑफ गट, टोन का मतलब क्या होता है, गट का सरफेस एरिया, गट का सरफेस एरिया उसको इंक्रीज बढ़ाएगा, थोड़ा सा साइज, स्टमक का थोड़ा साइज इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करें, खाना आ रहा है, खाना को जमा करना, स्टमक थोड़ा इंक्रीज करेगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज करेगा, क्योंकि खाना आ रहा है, उसको ले जाना है, पहुंचाना है, मूव कराना है, वो पड़ा है पेरिस्टाल्टिक रिदम है फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट जीआई सिक्रीशन इंक्रीज करेगा। जीआई सिक्रीशन मतलब सारे एंजाइम जो रिलीज हो रहे हैं, इवन बायोजूस, जितने एंजाइम्स हैं जो स्टमक में रिलीज होता है, इंटेस्टाइन में रिलीज होता है, वो सब है ना, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, डायमोट्रिप्सिन, रेनिन, ये सारे एंजाइम सब रिलीज, इसी को जीआई सिक्रीशन। अब क्यों ऐसा हो रहा है गाइस, क्योंकि याद रखो मैं क्या बताया, ये नॉर्मल फेज यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट बोलते हैं बार-बार, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, इधर ही आया कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को नॉर्मल में रखता है, तो नॉर्मल का मतलब ये सब चीज करवाएगा, ये सारा चीज, ये तीनों चीज हम बता रहे, इंक्रीज करना, इंक्रीज मतलब ये नहीं कि बढ़ा दिया, ये सब करवाएगा नॉर्मली। नहीं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो एक्टिवेट होता है ना, ये सारा चीज नहीं होता है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक ये करवाता है, ये तीनों चीज। एक और चीज, यहाँ पे एनस का पार्ट, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे एनस का पार्ट, एनस पे एक लगा रहता है स्पिंस्टर, इसको एनल स्पिंस्टर कहते हैं, सुना है ना। स्पिंस्टर जानते हो? यस सर। ठीक है, स्पिंस्टर, ये जो एनल स्पिंस्टर है, इसका काम होता है डेफिकेशन को कंट्रोल करना, ठीक है, डेफिकेशन कंट्रोल करना, डेफिकेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। जो मॉर्निंग स्टूल जो होता है उसको कंट्रोल है। अब एनल स्पिंस्टर वो एरिया है, वहां पे भी लगा हुआ है, और वो तो इसका इंटेस्टाइन का हिस्सा, उसमें भी M3 लगा हुआ है। तो जैसे M3 से बाइंड करता है, ध्यान रखिए, M3 बाइंड करता है, M3 सॉरी ACH इसको बाइंड करता है, इससे एनल स्पिंस्टर से तुरंत इस स्पिंस्टर को रिलैक्स करेगा। रिलैक्स किया, रिलैक्स होने से क्या होगा, कॉज डेफिकेशन, तो डेफिकेशन करवाता है, ठीक है। ये काम ACH का, जो डेली का हमारा डेफिकेशन हो रहा है ना, वो डेफिकेशन ACH की वजह से। तो ये हो गया स्मूथ मसल जीआई के बाद, ये क्लियर है यहाँ तक? सबको यस सर। क्लियर है ना? यस सर। अब आते हैं हम लोग बी वाला पार्ट, मतलब नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है,
यूरेथ्रा वाला रीजन हो गया, ब्लैडर हो गया, अंदर पे लगा हुआ है इसके अंदर स्मूथ मसल, ठीक बस। अब देखिए ये जो स्मूथ मसल, ब्लैडर में जो स्मूथ मसल है उसका एक नाम, उसका एक अलग से नाम है, उसको बुलाते हैं डेट्रोसर। डेट्रोसर DETRUSOR, लिखो तो फिर से लिखते हैं TRUSOR, सुना है? डेट्रोसर स्मूथ मसल या डेट्रोसर मसल मसल, यूरिनरी ब्लैडर पे लगा, ठीक। अच्छा, ये जो डेट्रोसर मसल है इसमें भी अगर तुम देखोगे एंट्री लगा हुआ, एंट्री इसमें लगा हुआ है, तो नो डाउट इससे जाके बाइंड करेगा। अच्छा, यूरेथ्रा में भी आते हैं, यूरेथ्रा में भी इस लोकेशन पे एक स्पेंसर लगा, यहाँ पे एक स्पेंसर लगा, ठीक। इसका नाम है ट्रिगोन। ट्रिगोन स्पेंसर, ठीक। तो दो चीज, एक डेट्रोसर मसल जो ब्लैडर में है, एक ट्रिगोन स्पेंसर जो यूरेथ्रा, ठीक है, दो चीज। अब ध्यान से देखना ACH, अच्छा ये दोनों में यहाँ पे भी M3 है, इधर भी M3 है, ACH आया, इसको भी स्टिमुलेट करेगा, इसको भी स्टिमुलेट करेगा, दोनों को स्टिमुलेट। जैसे ये दोनों को स्टिमुलेट करेगा ACH, क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर जो क्या है, क्या स्टिमुलेट कर, जनरली स्टिमुलेट होता है, यूरिनरी ब्लैडर में लगा हुआ स्टिमुलेट होता, स्टिमुलेट होते ही मिक्टुरेशन, मिक्टुरेशन टर्म सुना है? क्या होता है? यूरिन निकालना, एक्ट ऑफ बॉडिंग, जिसको मिक्टुरेशन कहते हैं। तो ये जैसे ये दोनों से बाइंड होता है, M3 डेट्रोसर का और M3 ट्रिगोन स्पेंसर का, वैसे ही क्या होता है, ये स्पेंसर रिलैक्स होता है, ठीक। रिलैक्स होते ही मिक्टुरेशन होगा, या इसको सिंपल मिक्टुरेशन ना लिखकर सिंपल इजी रहेगा, कॉज यूरिनेशन। ठीक, एक और चीज, डेट्रोसर मसल जो है गाइस, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा इधर, याद रखना, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट, डेट्रोसर मसल कॉन्ट्रैक्ट, यानी यूरिनरी ब्लैडर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इस मसल के वजह से, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अंदर जो यूरिन है उसका प्रेशर बढ़ेगा ही घटेगा? बढ़ेगा। अच्छा, और नीचे जो यूरेथ्रा है उसमें ट्रिगोन स्पेंसर है, वो रिलैक्स होगा, तो यूरिन क्या होगा फिर? स्पेंसर तो खुल गया, रिलैक्स होने के बाद स्पेंसर ओपन हो गया, स्पेंसर कुछ नहीं, वाल्व होता है, वाल्व ओपन हो गया, सारा यूरिन फिर बाहर आ जाता। तो ये यूरिनरी ब्लैडर में इस तरह से काम चलता है ACH। जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूरिन कर रहे हैं, वो यूरिन हम लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कि अभी टॉयलेट जाना है या थोड़ा देर बाद जाना, जो कंट्रोल तुमको लग रहा है, जो हम लोग फील करते हैं, वो स्पेंसर को कंट्रोल करते हैं। कौन सा स्पेंसर? ट्रिगोन स्पेंसर। अब वो स्पेंसर को खोलना है या ओपन करना है, वो मेरा माइंड से, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सिग्नल दे रहा है अपना प्री और पोस्ट गैंग्लियन से
ACH गया, ACH जाके स्ट्रिगोन स्पिंस्टर को वहां पे जाके अटैच किया, उससे उसके एंट्री से फाइंड किया तुरंत, क्योंकि ये सब जितना जो हम लोग माइंड में सोच रहे हैं, जो ये भी थिंकिंग है थॉट, PNL जो करवा रहे हैं थ्रू ACH से एसिटाइलकोलिन से, ये सेकंड्स का सेकंड में होता है एकदम, ठीक है। अब लास्ट इसमें रह जाता है वो है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में क्या होता है जान सकते? लंग्स है, इस पे भी स्मूथ मसल लगा हुआ है, ठीक। अब इस स्मूथ मसल में M3 लगे हुए हैं, ठीक है, मैं अंदर ही M3 लिख रहा हूँ, ठीक है, M3 लगा हुआ। अब तो ये सारा ब्रोंकाई का हिस्सा है, पता है ना, ब्रोंकाई रूट्स जैसा होता है, पता है क्या तुमको? है ना? तो ब्रोंकाई में M3 यार ना, ब्रोंकाई में लगा हुआ, ब्रोंकाई एल्वेलाई में नहीं लगा हुआ, एल्वेलाई में ब्रोंकाई, ब्रोंकाई का स्मूथ मसल है उसमें लगा हुआ M3, ठीक है, याद रखो। जैसे ACH जाके फाइंड करता है ब्रोंकाई से, ब्रोंकाई के स्मूथ मसल से, ठीक है, तुरंत यहाँ पे लिख कर सकते contract the bronchial smooth muscle, ऐसा लिखा। और ब्रोंकियल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या कहलाता है, टर्म क्या यूज करें? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, उसका एक और नाम है ब्रोंकोस्पैज़म, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान से, ब्रोंकोस्पैज़म हुआ या ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है, उससे क्या होगा, इंक्रीज होगा तुरंत ट्रैकियो ब्रोंकियो सिक्रेशन, ब्रोंकियल सिक्रेशन। ये सिक्रेशन और कुछ नहीं है, म्यूकस को ही बोलते हैं, म्यूकस का सिक्रेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, सेल आपस में एकदम चिपकना स्टार्ट हो गया, एकदम चिपक गए सेल सब, उस प्रेशर से म्यूकस रिलीज होना स्टार्ट हो। अब इसका मतलब ट्रैकिया या ब्रोंकाई के अंदर गाइस, ऐसा तुमको समझा है, इधर देखना, ये फर्दर ब्रांचेस बनते गया, ठीक है। अब ये सब ब्रोंकाइज है, ब्रोंकाई ब्रोंकियल सब, जैसे M3 बाइंड हुआ, ये अंदर रिलीज कर रहे हैं सिक्रेशन, ये अंदर की तरफ सिक्रेशन है, ये सब सिक्रेशन है, ये रिलीज हुआ, ठीक। ये सिक्रेशन और कुछ नहीं, म्यूकस का, अब म्यूकस का सिक्रेशन स्टार्ट हो गया, ठीक। अब ये सिक्रेशन थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो, चल जाएगा ट्रैकिया वाला, धीरे धीरे ट्रैकिया में भी पहुंचना शुरू हो जाता है, ताकि ब्रोंकाई ट्रैकिया से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो जैसे ही सिक्रेशन का तादाद बढ़ता है तो हम लोग को जैसा लगेगा कि खराश या लग रहा है गला में कुछ अटक रहा है, सांस लेने समय नाक क्लियर नहीं है, तब गाइस कॉन्सेप्ट जनरेट लेता है कफ। कफ जब हम लोग बोलते हैं ना,
गला में कफ जम गया है, वो कफ कुछ नहीं होता है, म्यूकस होता है जो ट्रैकिया या ब्रोंकाई में जमा हुआ है। अब जैसे ये कफ जम जाता है, ये कफ यानी म्यूकस एक्सेस बनता है, एयरवे पैसेज यानी सांस लेना में डिफिकल्टी आना शुरू हो। कारण जो पता है एयर यहाँ से ट्रैवल कर रहा है ना ऊपर से, तो नीचे जाना है, और यहाँ नीचे एल्वेलाई लगे हुए हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, वहां तक ऑक्सीजन को पहुंचना है, बट पहुंचेंगे कैसे? म्यूकस ये वजह समझ लो पाइप है, पाइप जाम हो गया, पानी कैसे जाएगा आगे, कैसे? वही वाला ऑक्सीजन आना चाह रहा है नीचे तो जाम। ठीक है, तो देखो ना जब नाक जाम हो गया ना तो कुछ नहीं खाए, वो जो बलगम होता है वो म्यूकस होता है, म्यूकस कहते हैं, और वो एक्सेस ऑफ म्यूकस की वजह से इनहेल नहीं कर पा रहे ऑक्सीजन हमको या एयर नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर एक क्या स्टार्ट होता है, हम लोग एक क्या होता है रेस्पिरेटरी एक्शन, यानी छींकेंगे जिसको स्नीजिंग कहते हैं, या खांसेंगे जिसको कफ कहते हैं, कॉफिंग कहते हैं। छींकना और खांसना ये दो रेस्पिरेटरी एक्शन उस समय स्टार्ट, ये दो रेस्पिरेटरी एक्शन से जो कफ था, कफ मतलब म्यूकस था, बाहर नहीं बोला छींकने और खांसने से म्यूकस निकलता है कि नहीं बाहर? क्या बोला था? कैसे नहीं होता? बोला था वो यही कारण दे से लेना क्योंकि नहीं बोला था बोल म्यूकस के म्यूकस अगर रहेगा हम क्या बोले अब तो हमको ही पता है तो बोलता है तुम लोग एक डोसा में कैसे नहीं हमको छट्टा नहीं खा डोसा पैसा मत देना कितना बोले थे कि नहीं? हम क्या बोला था, हम ले आए, हम रोना धोना बंद करो। ये तो हम तुमको बता रहे हैं कितना होना मैंडेटरी जरूरी भी है। अगर हमारा जो रेस्पिरेटरी पूरा ट्रैक्ट है वो अगर म्यूकस लाइनिंग से लाइनिंग नहीं रहेगा ना तो जितना जर्म्स है वो सारे के सारे अंदर चले। नाक से जो म्यूकस का लाइनिंग शुरू होता है और ब्रोंकाई में खत्म होता है, वो कारण यही है कि म्यूकस मैंडेटरी चाहिए बॉडी के लिए। इसके बहुत सारे रीजन है म्यूकस का होने का मैंडेटरी है। पहला रीजन तो यही जितना डस्ट पार्टिकल है, बैक्टीरिया है, ये सारे चीज म्यूकस में चिपक जाती है तो लंग्स तक पहुंचते हैं। एल्वेलाई से वो ब्लड में जाएगा। दूसरा कभी तुम लोग गौर करो हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री। अच्छा एक और चीज तुम लोग गौर करो तो जो एयर इनहेल किए और जो एक्सहेल किए दोनों का टेम्परेचर सेम है कि अंतर होता है? अंतर होता है। एक्सहेल एयर का टेम्परेचर ज्यादा है कि इनहेल का ज्यादा है? एक्सहेल का। एक और चीज ये तो हो गया टेम्परेचर। अच्छा मॉइस्चर इनहेल में ज्यादा है कि एक्सहेल? एक्सहेल में इनहेल में मॉइस्चर ज्यादा होगा। हाँ इनहेल में होगा। इनहेल में होगा कि एक्सहेल? सोचो दिमाग लगाओ। इनहेल में ना सर, इनहेल में ना बेटा एक्सहेल में मॉइस्चर ज्यादा रहता है। जो अभी एक्सपेरिमेंट करो, नाक के सामने उंगली सांस छोड़ो, देखो मॉइस्चर फील होगा तुमको हाथ। हाँ फील हुआ। सब नमूना ही भरा पड़ा है। सर मलिया का बात कर रही हूँ। तुम डालिए नाक में। तो सुनो ना, तो कहने का मतलब ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि म्यूकस जो है जब जो एयर एक्सहेल आउट किए म्यूकस में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक, तो वो जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल किए तो उस वाटर ड्रॉपलेट के साथ बाहर आए जो हम लोग को बाहर लगता है। तो म्यूकस चाहिए। और दूसरा टेम्परेचर क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि तुम इमेजिन करो बाहर का अभी का सपोज हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 अभी समर चल रहा है, लू चल रहा है, लू में टेम्परेचर 40-45 होगा। तो अगर मैं 45 डिग्री का एयर अगर इनहेल करता वो 45 डिग्री टेम्परेचर बॉडी में जाएगा तो सोचो क्या हाल होगा हम लोग का।
37 से 38 होता तब मेरे को फीवर आ जाता। बाहर तो 45 डिग्री का है, चलो 40 डिग्री लेके चलो, तो फिर 37 से 40 तो ज्यादा ही हुआ। हाँ, इसलिए म्यूकस क्या करता है, जो एयर अंदर आ रहा है पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, म्यूकस उसको ठंडा कर देता है। ठंडा मतलब यहाँ तक अपना बॉडी का टेम्परेचर के बराबर रहता है, इसलिए म्यूकस का होना मैंडेटरी है। बेटा ये रेस्पिरेटरी चैप्टर में नहीं पढ़ा सकते रेस्पिरेटरी सिस्टम। के बाद क्वेश्चन पढ़े पर बेटा ये सब चीज हम लोग अपने टाइम बोला था बेटा, सिटी में हमारा आप बताए थे जब आप फोटो में जाके पढ़ाए थे ना आपके, देखो क्या कर पा रहे हैं। सर आपको पढ़ाए नहीं वाला। तो अब ये जो है दिख रहा तुम लोग पढ़ाई अभी इधर, तो ये म्यूकस पर ये जरूरत, यानी हम यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है ना, सीक्रेशन बढ़ाना, सीक्रेशन बढ़ाने का गाइस मतलब ये बस समझना एक्सेस म्यूकस बना रहा है। डे टू डे लाइफ में जितना म्यूकस रिक्वायर्ड है, मैं क्या बोला, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में नॉर्मल, तो अभी भी हमारा बॉडी के अंदर म्यूकस है, रेस्पिरेटरी वो कंटिन्यू बन रहा है। क्यों? अभी कंटिन्यू एसीएच बाइंड कर रहा है स्मूथ मसल से और म्यूकस बन रहा है हमारे रेस्पिरेटरी, ठीक है। उस सेंस में मेरा पॉइंट में लिखा है, समझ में आया चीज क्लियर है? अच्छा, कहने तब इसका मतलब कि एसीएच एम3 से बाइंड करता है ब्रोंकाई में और म्यूकस में। अब तुम लोग ध्यान से बताओ, म्यूकस बढ़ जाने से हमको पता है कि कफ अच्छा कफ भी एक और इसका भी समझ लेना बेटा, कफ करके कोई सिम्टम नहीं है क्या, ये भी याद रखना पड़ो, ये भी गलत चीज है पढ़ा है सुनते आ रहा है। कफ एक रेस्पिरेटरी एक्शन है, रेस्पिरेटरी एक्शन, जैसे स्नीजिंग वो एक रेस्पिरेटरी एक्शन है, कफ या कॉफिंग भी एक रेस्पिरेटरी एक्शन है, वो एक हरकत है जो बॉडी करता है, क्यों, म्यूकस को निकालने की एक्शन यानी हरकत। वो कोई बीमारी नहीं है जिसको हम लोग सोचते कि मेरे को कफ हो गया, कफ कोई बीमारी नहीं है, ये हमारा कब बहुत दिन तक जमा रहता है। वही मैं वही कह रहा हूँ ना, टीवी अरे पगला तुम लोग फिर देहाती जैसा क्या बोला, कफ कोई सिम्टम नहीं है ना, कफ कोई बीमारी का नाम, कफ एक एक्शन, जैसे वॉकिंग कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, डांसिंग, ये सब एक एक्शन हुआ, कफ भी एक एक्शन है वो। तुम लोग इसको डिजीज उजीज और सिम्टम समझ जोड़ो। सर स्पूटम जमा रहता है ना, स्पूटम किसको बोलते हैं, म्यूकस जब एक्सेस बढ़ जाता है उसको स्पूटम बोलते हैं। वो स्पूटम जब हम लोग का बढ़ जाता है ट्रैक में, तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस एक सिग्नल देगा, इसको क्या बोलते हैं, लंग्स, और वो लंग्स क्या कर, लंग्स ये हमारा ट्रैकिया में इरिटेशन स्टार्ट होता है, वो इरिटेशन की वजह से एक बार में बल्ब में एयर बाहर निकलता है जिसको हम लोग कफ करते हैं, समझ में? वो इरिटेशन जरूरी है, तब जाके हम वो रेस्पिरेटरी एक्शन करें, और जब वो रेस्पिरेटरी एक्शन यानी कफ जब करते हैं तब स्पूटम बाहर निकलता है, जिससे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लियर हो। तो गाइस, कफ या स्नीजिंग ये दोनों रेस्पिरेटरी एक्शन में आते हैं, ना कि कोई सिम्टम है, दिमाग में बैठा नहीं। और जो घूम घूम के बोल ना कफ बढ़ गया, कफ हो गया, कफ होता नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी एक्शन है। क्लियर है चीज सबको? फिर बोलो कफ का दवाई, कफ का कोई दवाई है ही नहीं, कफ तो कोई बीमारी, दवाई क्या करो, वो एक्सेस म्यूकस जो बना है उसका इलाज करना, उसको कम करना। अगर म्यूकस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लियर होगा तो हमको छींकने या खांसने का जरूरत नहीं। छींकना या खांसना वो बॉडी का रेस्पिरेटरी एक्शन है जिससे ये सब बाहर निकालना। आई होप क्लियर होगा सबको। अच्छा, हम लोग इस पे आते हैं, म्यूकस सिक्रेशन कराता है। तो मैं एक चीज बताऊं, अगर ठीक मैं क्या कहते हैं, कोई अस्थमा का पेशेंट है, ठीक, अस्थमा का पेशेंट,
उसको अगर मैं ऐसा ड्रग दूं जो एसिटाइल कोलिन की जगह काम करे, फिर से क्या एसिटाइल कोलिन है ना, तो एसिटाइल कोलिन में जैसा मान लो मीथाकोलिन नहीं बता, वो एक ड्रग है टिरोबैटिक, वो ड्रग दिया एक पेशेंट, वो एक अस्थमा वाला पेशेंट को मैं मीथाकोलिन दे रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं अस्थमा वाला पेशेंट को मैं मीथाकोलिन ड्रग दे। मीथाकोलिन क्या है? एसिटाइल कोलिन का जैसा एक ड्रग, सेम एसिटाइल कोलिन जैसा काम करेगा, यानी ब्रोंकाइटिस को कम किया और म्यूकस सिक्रेशन बढ़ा, वो पेशेंट अस्थमा का, तो क्या होगा बताओ? सांस नहीं ले पाएंगे। यानी अस्थमा होगा क्या? अस्थमा क्या होगा? बढ़ जाएगा घट जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सबको समझ में आया क्या पूछ रहे हैं? यस सर। अस्थमा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ जाता बढ़ है। जाएगा। तो अब एक चीज बता, अस्थमा का पेशेंट को मीथाकोलिन देंगे आप? नहीं, सैल्ब्यूटानॉल देंगे। एग्जैक्टली, तो अस्थमा के पेशेंट के लिए मीथाकोलिन क्या होगा? एक टर्म यूज होता है, मैं कराया हूँ तुम लोग को सिंथेसिस कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उसके लिए। समझ में आ गया चीज? अस्थमा पेशेंट के लिए कभी भी हम लोग कोलिनर्जिक ड्रग जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे कभी प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। वो पेशेंट के लिए क्या देते हैं हम लोग अस्थमा के लिए? वो क्या कैटेगरी का ड्रग है? एडिनर्जिक ड्रग है। तो सोचो, तो ध्यान दो इधर, हम लोग अस्थमा के लिए कोलिनर्जिक नहीं दे रहे, कोलिनर्जिक कॉन्ट्राइंडिकेशन ध्यान, एडिनर्जिक उसका इसमें आएगा यूजेज या ट्रीटमेंट। समझ में आ गया ना चीजें? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तुम लोग सबको? दूसरा भी होगा कि नहीं दूसरा होगा? दूसरा सर हम और डिटेलिंग नहीं जा रहे, ठीक है? सारा कॉलेजी में बार बार रिपीट कर रहा हूँ। नहीं तो अभी हम पता है, अभी मैं और डिटेल में जाता ब्रोंकाई में, स्मूथ मसल में, कार्डियोवास्कुलर में मैं और भी डीप में जाता। एक्चुअली जब मैं क्लास लेता हूँ ना जीपैट, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ और मैं बहुत डेप्थ में जाता हूँ इसमें। जीपैट का क्लास देख क्या नहीं बेटा, कुछ नहीं लेता समझ में आ रहा है? सर फ्रस्ट्रेट हो गए। अभी हमको वही लग रहा है कि तुम लोग हम जीपैट का क्लास में सुपर फिश क्या क्लास क्रैश कोर्स एक स्टॉप कर रहे हो सर, हो गया बहुत तबीयत खराब हो, तबियत खराब होना, बीमार होने लग जाती है। अभी तो तुम्हें ड्रग नहीं स्टार्ट किया बेटा, तब क्या होगा? कल से स्टार्ट करेंगे इसका ड्रग क्लासिफिकेशन, ठीक है? इसके अंदर भी सेम, अभी तुम चलो अभी थोड़ा बहुत ऐसे ही वर्बली 5 मिनट डिस्कस कर लेते हैं। मानो जैसे सेंट्रली नर्वस सिस्टम का प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन, कैटेकोलामाइड। ऐसे ड्रग जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कॉपी करते हैं उनको क्या बुलाते हैं? ऐसे ड्रग जो एसिटाइल कोलिन को कॉपी करेंगे उसको क्या बुलाएंगे? कोलिनोमाइमेटिक कोलिनर्जिक ड्रग। समझ में आ गया? अब ऐसे ड्रग जो डायरेक्ट खुद जाके रिसेप्टर से बाइंड कर जा रहे हैं किस कैटेगरी में बुलाते हैं? डायरेक्ट। ठीक, ऐसे ड्रग अच्छा यहाँ पे भी, अब यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे भी डायरेक्ट एक्टिव क्लासिफिकेशन या वो ड्रग है जो खुद जाके बाइंड कर रहे हैं रिसेप्टर से M1 M2, तो ये डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग, इसमें मीथाकोलिन एक एग्जांपल है। मीथा खुद जाके बाइंड तो वहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम ऐसे ड्रग
जो COMT को ब्लॉक करता था, इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग। यहाँ पे भी देखो कि एंजाइम होगा पैरासिम्पैथेटिक। कौन सा एंजाइम है? क्या नाम है पूरा नाम? एसिटाइल कोलिन या कोलिनेस्टरेज कह सकते हो, जो दो तरह का है, ट्रू कोलिनेस्टरेज और एक सूडोकोलिन। सोडोकोलिन। अब अगर कोई ऐसा ड्रग जो इन एंजाइम को यानी कोलिनेस्टरेज को इनहिबिट करे तो इनडायरेक्ट एक्टिंग होगा कि नहीं? तो इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग ये भी है यहाँ, समझ में आया? तो दोनों सिस्टम में यहाँ मिक्स्ड वाला सिस्टम नहीं है, मिक्स्ड नहीं होता, केवल दो है। और इनडायरेक्ट में दो, इनडायरेक्ट फर्दर दो में डिवाइड हो, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। मतलब ऐसे ड्रग जो कोलिनेस्टरेज को ब्लॉक किया, बाद में ब्लॉकिंग हट गया, जिसको रिवर्सिबल, ब्लॉक होने के बाद ब्लॉक हट गया। एक इरिवर्सिबल कि एक बार ब्लॉक कर दिया और परमानेंट ब्लॉक, वो इरिवर्सिबल। ऐसा दो। और ये जो कैटेगरीज पढ़ा है, डायरेक्ट एक्टिंग, कोलिनर्जिक, इसमें ड्रग का एग्जांपल। इनडायरेक्ट एक्टिंग में दो कैटेगरी है, उन दो का एक दूसरा का एग्जांपल, बस इतना ही क्लासिफिकेशन है, खत्म। फिर आते हैं सिंथेसिस पार्ट और SAR पार्ट, वो करना, वो कर लेंगे तो क्या कंप्लीट हो जाएगा हमारा? यूनिट सर आवाज नहीं आ रहा। क्या कंप्लीट हो जाएगा? इलेक्ट्रोमाग्नेटिक एजेंट खत्म होगा। माइमेटिक कंप्लीट होगा। वहां पे भी माइमेटिक के बाद क्या था बेटा? लाइटिक था ना? वहां तो इधर नहीं लाइटिक होगा, इधर भी है। कोलिनोलाइटिक कहते हैं या कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, ठीक है? वो करना होगा, वो करने के बाद यूनिट 3 कंप्लीट। यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे कॉलेज में, कॉलेज जब आओगे तो ये यूनिट 3 उड़ा देंगे वेकेशन में। सर आगे जाने से पहले फोन करवा दीजिए। सर जल्दी 2 और क्लासेज है सर। बेटा सुन, ये जो क्लास हो रहा है ना, ये एक्चुअली समझ लो हम थोड़ा कर्टेसी में करवाते रहे, इसका पेमेंट नहीं करा मैं कॉलेज, ठीक है? सर आप हमको भी लेकर आते ना। तो आप बहुत अच्छे तरह हो गया बस। अभी कोई नहीं करा रहा है, सर देखिए आप। जल्दी जल्दी फिर। हाँ, तो जब क्लासेस शुरू होगा अगस्त में, तुम लोग अगस्त का जुलाई में सेमेस्टर, सोचो फिर क्या होगा। फिर पेट्रोल खत्म हो गया, अभी एग्जाम खत्म हुआ, कैसे एग्जाम? तो तेरा सेकंड